उसके बाद यदि आप देखें कि कोई भी क्षेत्र है, हमने कहा कि उसकी अपनी अलग-अलग प्रॉब्लम होंगी, उसके अलग-अलग सॉल्यूशन होंगे। अलग-अलग प्रॉब्लम होगी और अलग सॉल्यूशन होंगे, तो जितनी हम उसे स्वायत्ता देंगे, जितना वो निर्णय लेंगे, जितनी ऑटोनॉमी उनके पास होगी, उतना बेहतर है, क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकेंगे। जो केंद्र में बैठे हुए, जो आपके राजनेता हैं, उनको वो नहीं दिख रहे, उनको वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही। तो लोकल लेवल पर जितनी स्वायत्ता होगी, उतना बेहतर है, क्योंकि जो राज्य पीछे छूट गए हैं, उनका भी सशक्तिकरण होगा। दूसरा, ये मैंने बात आपको पहले भी कही थी कि भारत में राष्ट्रीय पहचान के विरोध में या उसकी कीमत पर नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा, पंजाब अलग हुए या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग हुए, तो वो राष्ट्र से ऊपर होकर हुए या राष्ट्र के विरोध में हुए, नहीं। आपकी राष्ट्रीय पहचान भी बनी हुई है और आपकी स्थानीय पहचान भी है। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर समस्या कब हो जाती है, जब जैसे हमने कहा कि अलग राष्ट्र की आप माँग कर रहे हैं, अलग राष्ट्र बनाने की, सेपरेट स्टेट बनाने की, या फिर वो हिंसात्मक हो जाए, तब हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। इससे क्या होगा, जब हम उनको अधिक स्वायत्ता देंगे तो उन राज्यों का भी विकास होगा, उन क्षेत्रों का भी विकास होगा, तो हमारा जो क्षेत्रीय विकास है वो संतुलित हो जाएगा। क्योंकि कुछ राज्य हैं जो पीछे छूट गए हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को उचित सम्मान दिया जाएगा। कैसे? कि सबके अलग-अलग संस्कृति है, कुछ बहुसंख्यक हैं, कुछ अल्पसंख्यक हैं, तो सभी को बराबर सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी मान लीजिए ये एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर अलग संस्कृति के लोग हैं, यहाँ पर अलग संस्कृति के लोग हैं, तो अगर अलग हो भी जाएँगे या फिर अपनी क्षेत्रवाद की डिमांड भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है, क्षेत्रवाद का ये मतलब नहीं है कि हमेशा अलग होंगे, नहीं। क्षेत्रवाद हमने कहा कि एक मानसिक घटना है ना? तो यदि वो अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को अधिक सम्मान देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि दोनों की जो सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, उनको उचित सम्मान मिलेगा और एक की सांस्कृतिक विशेषताएँ दूसरे के साथ मिलकर खत्म नहीं हो जाएँगी। पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब नकारात्मक प्रभाव आपके जितने भी हैं, वो सारे निकल कर आएँगे इसी से। कि जो भी हिंसा हो सकती है और जहाँ पर भी ये राष्ट्र के बीच में या राष्ट्र के हितों के बीच में आ जाएँगे, वहीं से सब कुछ निकलेंगे। हिंसा होगी तो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को जन्म, कैसे कि आपने देखा है, जैसे कश्मीर का उदाहरण ले लें, तो वहाँ पर उनकी अलग राज्य को लेकर डिमांड है, अलग राष्ट्र बनाने की डिमांड, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को एक खतरा बना रहता है ना? तो आपने देखा कि वो पहले था, अब वो समस्या कम हो गई है, पर ऐसा नहीं है कि जो डिमांड है वो कम हो गई है, उसकी अभिव्यक्ति कम हो गई है, क्योंकि अब हमने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कंट्रोल कर रखा है। फिर राष्ट्र के विकास, प्रगति और एकता के लिए गंभीर खतरा, एकता के लिए आप समझ गए, क्योंकि सब कहेंगे कि मेरा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, मेरा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, तो एकता नहीं आ पाएगी। दूसरा क्या है, राष्ट्र के विकास और प्रगति में ये बाधक बन सकता है, क्योंकि बार-बार संघर्ष होगा, तो विकास को छोड़कर सारा ध्यान इसकी ओर केंद्रित होगा। और फिर वो राष्ट्र विकास की जगह, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि आपका क्षेत्र और राष्ट्र, ऐसा प्रश्न सामने ज़रूर उठ जाएगा कभी ना कभी कि अगर ये करेंगे तो इस क्षेत्र के लिए बढ़िया है और ये करेंगे तो पूरे राष्ट्र के लिए बढ़िया है। कभी ना कभी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वो प्रश्न उठ जाएगा कि इनमें से आपको एक चुनना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम बनेगा। फिर जो आपकी राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, उन पर क्षेत्रीय माँगें हावी हो सकती हैं। इसका आपको बढ़िया उदाहरण मिलेगा कि जब भी कोalition गवर्नमेंट मिलती बनती है, जब भी 2 अलग-अलग पार्टीज़ मिलकर जब वो बना रही हैं, ख़ास तौर पर जब आपकी केंद्रीय कोई पार्टी है, केंद्र की कोई पार्टी है और जो आपकी राज्य की पार्टी है, तब क्या होता है, उनमें हमेशा ये लड़ाई बनी रहेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। और जैसे आपकी सेंटर में कोalition गवर्नमेंट बनती है, उसमें क्या होता है कि जो आपके क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको पता है कि यदि हम अलग हुए तो सरकार गिर जाएगी। और ये जो आपकी बड़ी पार्टी है, उसको भी पता है। तो कहीं न कहीं उनको ये जो इनकी क्षेत्रीय माँग है, उनको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद वोट बैंक की राजनीति,
कि खास तौर पर जो आपकी क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है कि अपनी जाति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर पार्टी बनाई और फिर उसको चुनावी मुद्दा बनाया, है ना? तो अलग तरीके से देखो राजनीति जो है वो हर चीज़ को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जब हम क्षेत्रवाद में देखेंगे, क्षेत्रवाद से जुड़ी जो हिंसा होती है, वो भी आम तौर पर आपकी राजनीतिक उसके कारण होते हैं। इसी प्रकार से सांप्रदायिक मुद्दे यदि होते हैं, तो उसके पीछे भी राजनीतिक कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप एक किसी वर्ग विशेष को वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष को आप खुश करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, ताकि वो आपका वोट बैंक बना रहे। और आगे जब सांप्रदायिकता में जाएँगे तब आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो वोट बैंक की राजनीति है, ये खास तौर पर सबसे बड़ी चुनौती बनती है। विकासात्मक योजनाओं को असमान रूप से लागू किया जाता है। क्षेत्रवाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बाधक हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रवाद है तो उससे जुड़ा हुआ संघर्ष है, हिंसा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में समस्या बनेगी। क्योंकि सब साथ में अब क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमने कहा कि अगर निवेश चाहिए तो स्थिरता चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिए कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपकी कितनी प्रॉब्लम होती है। अब उतनी नहीं है, लेकिन पहले कितनी प्रॉब्लम होती थी, कश्मीर के मुद्दे को लेकर खास तौर पर, विभिन्न राष्ट्रों के साथ, खास तौर पर यूएसए के साथ। उसके बाद क्षेत्रवाद से प्रेरित हिंसा पूरे समाज को परेशान करेगी, मानव संसाधन के विकास को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी जो आपके हिंसा से जुड़े हुए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, वो हर चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे ही भारत की जो छवि है, जो भारत की स्थिति है, उसको नुकसान पहुँच सकता है वैश्विक स्तर पर। तो ये बहुत सारे इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अब करना ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब प्रश्न पूछा जाए, तो आपको दिमाग में हमेशा ये रहे कि क्षेत्रवाद जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर आप केवल एक इसको नकारात्मक अवधारणा के रूप में लेकर चलेंगे, तो आप प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे पाएँगे। क्योंकि इसके बेनिफिट भी हैं, कि अब जैसे अलग-अलग बन गए राज्य, छोटे राज्य अलग-अलग बन गए, क्योंकि अगर हम जब वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, उसके लिए आप यूरोप का उदाहरण लें, कि एक समय पर वो खूब लड़े, 2 विश्व युद्ध करवा दिए, बहुत वर्षों तक लड़ते रहे यूरोप में सभी देश अलग-अलग और पूरे विश्व को प्रभावित किया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, सब अपने-अपने काम पर लगे, छोटे-छोटे राष्ट्र में बन गए ना, पहले बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य थे, छोटे-छोटे राष्ट्र बन गए। अब आप देखते हैं कि इतना पीस है या इतनी शांति कायम हो गई है, स्थापित हो गई है, कि अब एक केवल सड़क पर लाइन बनाकर उनने अपनी राष्ट्रीय सीमाएँ बना रखी हैं। तो बोलते भी यही हैं कि हर क्षेत्र का विकास होगा, जब तक समान क्षेत्रीय विकास नहीं होगा, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप ज़बरदस्ती अगर सबको एक साथ रखें और दोनों का ही विकास ना हो पाए, उससे बढ़िया ये है कि आप उनको अलग करें, दोनों का विकास हो और फिर दोनों में आपस में अपने आप सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। ठीक। तो ये आप इसको दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए संभावित उपाय। तो ये जो आपके चैलेंजेस हैं नकारात्मक जो अवधारणा है क्षेत्रवाद की, वहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा कि क्षेत्रीय असंतुलन है। कोई राज्य है जो विकसित है, कोई राज्य है जो अविकसित है, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। राज्यों को अगर अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देंगे, वही बातें हैं जो हमने पीछे की, उनको अधिक स्वतंत्रता देंगे तो अपने विकास पर ध्यान रख पाएँगे और वो इस प्रकार की माँगे नहीं रखेंगे, इस प्रकार से हिंसा नहीं होगी। जो वंचित क्षेत्र हैं, उनके आर्थिक विकास को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वहाँ से आपकी ये जो क्षेत्रवाद की समस्या है, क्षेत्रवाद से जुड़ी हुई समस्या है, वो वहाँ से उत्पन्न होगी। तो आपको किसी भी प्रकार से ये जो हमने कहा कि 2-3 इसके मूल कारण हैं। मूल कारण क्या-क्या हैं? कि एक तो आपकी जो क्षेत्रीय विषमताएँ हैं और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। उसके अलावा ये जो
वोट बैंक की राजनीति हो रही है उसको कम करो। फिर लोगों को दूसरों की संस्कृति के बारे में नहीं पता। अब आपने देखा है कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में भारत में यदि हम देखें, तो आपको हर राज्य की संस्कृति नहीं पता। क्योंकि एक राज्य विशेष में भी हर क्षेत्र की अलग-अलग संस्कृति होती है। तो जितना ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिलेगा, उतना बेहतर है ताकि आप दूसरे की संस्कृति के बारे में जान पाओ। जैसे सांप्रदायिकता के लिए भी कहते हैं कि अलग-अलग अगर हमने उनको अ, उसमें कर दिया, तो उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक-दूसरे की संस्कृति क्या है, कैसी है। तो उसके लिए संस्कृति संक्रमण या अकल्चरेशन एक आइडिया है। तो ये यहाँ पर भी है, ये आगे आप सांप्रदायिकता में भी लगा सकते हैं कि एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिले, एक-दूसरे की संस्कृति अनुभव करने का मौका मिले, जिससे हमारी ये जो आइडिया है क्योंकि हमें पता चलेगा कि अच्छा इतनी सारी हमारी समानताएँ भी हैं, इस प्रकार से हम भिन्न भी हैं। तो जो हमें एक आइडिया नहीं है किसी दूसरे की संस्कृति के बारे में, वो भी पता चलेगा। और ख़ास तौर पर जो आस-पास के राज्य हैं और जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपको होमवर्क मिलता होगा कि अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा, अलग-अलग राज्यों के जो नृत्य हैं या संगीत है या अलग कोई भी कला संस्कृति है, उसके लिए आपको एक होमवर्क मिलता होगा हमेशा। सीबीएसई में हमेशा से रहा है, ख़ास तौर पर सीबीएसई में। कि आपको वो एक साथ करके लाना है। उसका आइडिया क्या है? ताकि आपको बाकी लोगों की संस्कृति के बारे में, बाकी देश की संस्कृति के बारे में, राष्ट्र की संस्कृति के बारे में भी पता चले। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है। जैसे खास तौर पर उत्तर-पूर्व के लिए कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए कहते हैं कि वो उसका वहाँ पर क्योंकि परिवहन और ठीक से व्यवस्था नहीं है और वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो अलग से क्षेत्र है ना? तो एक कनेक्टिविटी जैसे-जैसे इम्प्रूव करेंगे, तो वो भी पार्ट बनेंगे। तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने से परिवहन एवं संचार को विकसित करने से भी बेटर होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि जो मीडिया है, वो उसका रोल पॉज़िटिव करे क्योंकि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया और आपके मास मीडिया के माध्यम से आपको दूसरों की संस्कृति के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता चलता है। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि मीडिया बहुत जगह नकारात्मक उसकी भूमिका रहती है। तो जो उसकी नकारात्मक भूमिका है, उसका हमें ध्यान रखना है कि उसकी भूमिका सकारात्मक ही रहे। तो जो आपका क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको यदि हम ठीक करते हैं और एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में लोगों को जानने का मौका देते हैं, संस्कृति इसका संक्रमण होता है, उससे हम ये जो क्षेत्रवाद से जुड़ी समस्या है, उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, जो पिछड़ गए हैं विकास के क्रम में, आम तौर पर आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, ये क्षेत्रवाद की अवधारणा। और ध्यान रखना है कि क्षेत्रवाद केवल नकारात्मक नहीं है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी है। हाँ जी, मीडिया रिफ़ॉर्म्स की तो बिल्कुल ठीक बात है, सभी को आवश्यकता है, हर क्षेत्र में मीडिया रिफ़ॉर्म्स की आवश्यकता है। क्योंकि मीडिया का जो जिस प्रकार की भूमिका मीडिया निभा रही है, बहुत नकारात्मक है, पिछले कुछ वर्षों से यदि हम मीडिया संस्थानों को देखें। प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र राज्यों के बजाय सांस्कृतिक इकाइयाँ बनाते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो भारत में कह रहे हैं कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वो राज्यों के बजाय सांस्कृतिक इकाई बनाते हैं। और बहुत ही सिंपल आइडिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आप हर स्तर पर दे सकते हैं। अगर आप देखें कि जो आपके विभिन्न क्षेत्र हैं, वो सांस्कृतिक इकाइयाँ बनी हैं। क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए भाषा के आधार पर, आपकी जो संस्कृति है उसके आधार पर, सभी के आधार पर आप देखते हैं कि वो अलग-अलग इकाइयाँ बनी हुई हैं। ये प्रश्न है देखिए सिंपल है, इसके ऊपर हमने काफ़ी अभी पीछे यही चर्चा की थी कि कैसे भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ है, धर्म के आधार पर हो सकता है और आप देखते हैं कि सभी की संस्कृति है, वो अलग-अलग है। और अगर इसको आप ये देखें कि वो राज्य हैं, राज्य भी तो आपकी सांस्कृतिक इकाइयाँ बनी हुई हैं। कि जैसे कर्नाटका है, तो वहाँ पर सभी एक भाषा बोल रहे हैं, एक समान सी लोगों की संस्कृति है, एक जैसा खान-पान है, एक जैसा पहनावा है, एक जैसा विवाह है, विवाह का संस्थान है, एक जैसे परिवार के संस्थान हैं इत्यादि। तो बहुत सिंपल है, इसमें केवल ये करना है कि आपको उदाहरण काफ़ी सारे लिखने हैं, पर इसमें ध्यान रखेंगे कि आप इसमें अदरवाइज़ भी बता देंगे। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आप उदाहरण लें, तो वैसे तो अलग-अलग राज्य हैं, पर भाषा एक है, संस्कृति काफ़ी हद तक एक समान है। तो इसमें आप दूसरा पक्ष भी संक्षेप में
दूसरा पक्ष भी संक्षेप में आप इसको बता दें। आज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी नहीं मिले था, इसी क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए रख लें। इसी क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रख लें, आसानी से हो सकता है। हाँ जी, हरियाणा, पंजाब का आप उदाहरण दे रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न, अलग राज्य की मांग पैदा करने में क्षेत्रवाद की बढ़ती भावना एक महत्वपूर्ण कारक है, चर्चा करें। अलग राज्य की मांग पैदा करने में क्षेत्रवाद की बढ़ती भावना एक महत्वपूर्ण कारक है। ये भी हमने सीधा-सीधा डिस्कस किया है कि अलग राज्य की मांग, आप पिछले जो कुछ राज्य हैं, जिनने अलग राज्य की मांग की है, उनका उदाहरण लें और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि ये जो अलग राज्य की मांग है, उसके पीछे क्षेत्रवाद की जो बढ़ती भावना है, वही महत्वपूर्ण कारक है। इस क्षेत्रवाद के अलावा भी कुछ कारक हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली भी हो सकता है। जैसे हम उस उदाहरण को देने के लिए उसका उदाहरण देने के लिए आप क्या दे सकते हैं, जो हमने अभी जम्मू-कश्मीर का बताया। लेकिन वो अलग राज्य की माँग नहीं है, अलग राज्य की माँग नहीं है वो, अभी के लिए अगर आप देखें, तो जो किया गया है वो प्रशासनिक एक स्टेप है, कदम है, जिसको उठाया गया है, पर फिर भी अलग राज्य की माँग तो वहाँ पर बनी ही हुई है। तो उसके पीछे क्षेत्रवाद की जो भावना है, वही महत्वपूर्ण कारक है। हाँ जी, आप उत्तरांचल की बात कर लेंगे, बॉडोलैंड की बात कर लेंगे, नागालैंड, बहुत बढ़िया। जो आप लोग उदाहरण दे रहे हैं आंध्रा, तेलंगाना का, ये ईज़ी है, ईज़ी क्वेश्चन है ये भी, आसानी से आप कर सकते हैं और केवल चर्चा करनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिकल भी नहीं होना। हाँ जी, विदर्भा रीजन, ये तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं होना, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब अगले आइडिया की ओर चलते हैं। देखिए, आप लोग की इच्छा है, अगर आप अभी ब्रेक लेना चाहते हैं, एक 10 मिनट का ब्रेक और हम लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं इस टॉपिक से पहले या फिर इस टॉपिक के खत्म होने के बाद? आप लोग बताएँ। ठीक है, बाद में ले लेंगे, बढ़िया। तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बाद में ले लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के बाद ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो सबसे पहले सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता समझने के लिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब धर्मनिरपेक्षता, वो तो आपने पूरा डिटेल में ही पढ़ रखा है। धर्मनिरपेक्षता तो आपने अच्छे तरीके से संविधान में पढ़ ही रखा है, उससे अलग भी कुछ नहीं है वहाँ पर। तो वो तो उसमें तो बिल्कुल ही आपको 15-20 मिनट लगेंगे। सांप्रदायिकता हम देख लेते हैं। ये जो आपका क्षेत्रवाद वाला मॉड्यूल है, वही है। क्षेत्रवाद वाला मॉड्यूल ही है। ठीक है। अब सांप्रदायिकता को भी आप देखिए, तो क्षेत्रवाद से जुड़ी हुई, क्षेत्रवाद के तरीके से ही आपको समझना होगा। तो ये भी एक मानसिक घटना है। अब इसमें आपको पता है कि बहुत सारी अवधारणाएँ इससे जुड़ी हुई हैं। आप इसको केवल, मैं आपको एक प्रोसेस के माध्यम से समझा देता हूँ आगे, तो उससे आपको समझ में आया। चलिए, नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोसेस के माध्यम से आप इसको समझ लें, कम्युनलिज़्म यानी सांप्रदायिकता को, और उसके बाद सारी चीज़ें जुड़ती हुई चली जाएँगी। ठीक है? तो सबसे पहला आप ये देखिए कि सांप्रदायिकता जो है कि इसका मूल में आ गया संप्रदाय। अब लेकिन जब इसको भारत में आप देखते हैं, तो भारत में इसको आप धर्म से जोड़कर देखें। भारत में जो सांप्रदायिकता है, उसको आप धर्म से जोड़कर देखें, लेकिन असल में सांप्रदायिकता केवल धर्म तक सीमित नहीं है, वो किसी भी आधार पर हो सकती है। तो जैसे आपका प्रश्न आएगा कि जो नूह में अभी हिंसा हुई, वो सांप्रदायिकता का उदाहरण है? बिल्कुल है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से यदि आप ये कहेंगे कि जो मणिपुर में हुआ, वो किसका उदाहरण था? तो वो भी सांप्रदायिकता का उदाहरण था। पर भारत में आपको आम तौर पर धर्म से जुड़ी हुई सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत में, पर ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म आगे आएगा, सेक्युलरिज्म इससे अगला टॉपिक है, सेक्युलरिज्म की तब बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की। तो भारत में आप देखें, जो सांप्रदायिकता है, वो धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई है। आपको बहुत कभी दूसरे किसी के आधार पर आपको सांप्रदायिकता दिखती है। तो यह वह संकीर्ण मनोवृत्ति है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल अपने व्यक्तिगत धर्म व संप्रदाय के हितों को प्रोत्साहन और संरक्षण देती है। कि हमारा जो संप्रदाय है या हमारा जो धर्म है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो आपका समुदाय है, जो आपका धर्म है, वो बहुत नीचा है। और ये मूल में है सांप्रदायिकता के।
कि जो अपना धर्म है, इसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। एथनोसेंट्रिज्म आगे शब्द लिखा हुआ है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि हमारा जो संप्रदाय है या हमारा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो आपका धर्म है या किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म है, वो बहुत नीचा है, उसमें ये कमियाँ हैं, और उनके प्रति घृणा की भावना रखना, उनके साथ हिंसा करना, ये सांप्रदायिकता की अवधारणा में है। अब ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत सबसे पहले ये है कि एक धर्म के या एक संप्रदाय के व्यक्ति सबसे पहले ये देखें, और ये अगर आप देखें तो मैं आपको चलिए बताऊँगा, पहले आप ये समझ लें कि एक धर्म, एक संप्रदाय के व्यक्ति सबसे पहले उनको ये लगता है कि जो हमारे धर्म के लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं, जैसे ये पहला स्टेज है, आगे लिखा ही होगा, मैं वहीं पर कर देता हूँ, फिर नहीं तो आप लोग पूछेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहीं पर है, ठीक है, ओके। तो एक ही समुदाय या एक ही धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति, सबसे पहले उनको ये लगता है कि हमारे धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी के मौलिक हित समान हैं। जैसे सभी हिंदू, अगर उनको ये लगे कि जितने भी हिंदू हैं, सभी के जो हित हैं, वो समान हैं। और उसमें भी खास तौर पर ये कि उनको कहते हैं कि जो आपके सेक्युलर इंटरेस्ट हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो धार्मिक, आपके ठीक है, धार्मिक जो आपके विचार हैं, धार्मिक जो आपकी अ हित हैं, वो समान हो सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन ये मानना कि सभी हिंदू हैं, उनके सभी जो धर्मनिरपेक्ष हित हैं, वो भी समान होंगे, ये मानना। अब ये सारी जितनी भी आप आइडियाज़ आएँगे, ये असल में सारे जिसे कहते हैं कि प्रिज़म्पशंस हैं, ये मान्यताएँ हैं, असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सोच कर देखें कि सभी हिंदुओं के मौलिक हित समान होंगे? क्या एक गरीब हिंदू जो रिक्शा चला रहा है, और एक अमीर हिंदू जो एक बड़ा बिज़नेसमैन है, बड़ा उद्योगपति है, क्या उनके मौलिक हित समान होंगे? उत्तर है नहीं। इसी प्रकार से एक गरीब मुस्लिम और एक अमीर मुस्लिम, क्या उनके मौलिक हित समान होंगे? नहीं होंगे। तो ये सारी जो भी हैं, ये केवल आइडियाज़ हैं, ये केवल मान्यताएँ हैं। असल में इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि इन्हीं स्टेजेज़ में ऐसे-ऐसे ये आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो ये कि एक धर्म के लोगों का या एक समुदाय के लोगों का ये मानना कि हमारे मौलिक हित समान हैं, एक बात। उसके बाद सेकंड स्टेज की ओर जब आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ठीक है, हमारे मौलिक हित समान हैं, पर ये जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, उनके और हमारे हित समान नहीं हैं, या उनमें और हम में अ, असमानताएँ हैं, भिन्नताएँ हैं, कि उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। ये सेकंड स्टेप है। तो पहले में आपने क्या कहा कि सभी के मौलिक हित समान हैं। एक धर्म के, एक समुदाय के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के मौलिक हित समान हैं। दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है कि जो दूसरे धर्म के या दूसरे समुदाय के व्यक्ति हैं, उनके और हमारे मौलिक हित अलग-अलग हैं। तो एक बात क्या हुई? अलग-अलग हैं। अब जब तीसरे स्टेज की तरफ जाते हैं, जब ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा, तब ये कहते हैं कि ये जो दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के लोग हैं, इनके और हमारे हित ना केवल अलग-अलग हैं, बल्कि एक-दूसरे के विपरीत हैं। तो इसमें तो हमने कह दिया अलग-अलग, इसमें हमने क्या कहा कि विपरीत हैं, कि जो एक हिंदू के लिए अच्छा होगा, वो एक मुस्लिम के लिए बुरा होगा, या फिर जो एक मुस्लिम के लिए अच्छा होगा, वो एक ईसाई के लिए बुरा होगा, ये मानना। पहला स्टेज, वापस रिपीट कर रहा हूं, कि एक धर्म के, एक समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनके सभी के मौलिक हित समान हैं। दूसरा स्टेज, कि जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं, उनके और हमारे धर्म के लोगों के जो हित हैं, वो अलग हैं। और तीसरा ये कि ना केवल वो अलग हैं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत हैं। और फिर ये आगे ऐसे स्तर पर चला जाएगा कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, कि या तो हम अपने अलग राष्ट्र का निर्माण करें, या फिर इनको अपने राष्ट्र से निकाल दें, और उनके प्रति घृणा की भावना रखना, हिंसा की भावना रखना। तो ये जो है आपकी सांप्रदायिकता की अवधारणा है। पर ध्यान रखेंगे, ये जितनी भी बातें हैं, ये सभी काल्पनिक हैं, है ना? क्योंकि जैसा हमने उदाहरण लिया कि एक धर्म में रहने वाले सभी लोगों के मौलिक हित कैसे समान होंगे?
या एक क्षेत्र में रहने वाले, जैसे हमने समाजशास्त्र में कहा था कि एक ही गाँव में यदि आप देखेंगे, तो एक गरीब किसान है, एक अमीर किसान है। क्या उनके हित समान होंगे? नहीं, अलग-अलग होंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसमें समानताएँ भी होंगी, सभी को शिक्षा चाहिए, सभी को अस्पताल चाहिए, सभी को स्वास्थ्य की सेवाएँ चाहिए। पर यदि हम आर्थिक रूप में बात करें तो उनके हित अलग-अलग होंगे, उनके आइडियाज़ अलग-अलग होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता क्या है, कैसे स्टेजेस में काम करता है और इस पे जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आम तौर पर पूछे जाते हैं कारक से कि किस कारण की वजह से, किन कारणों से आपकी सांप्रदायिकता फैलती है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ और परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा और ये उसकी लास्ट स्टेज ही लिख रखी है कि अलग-अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र के साथ एक साथ नहीं रह सकते। तो या तो आप अलग हो जाएँ या फिर हम आपको ज़बरदस्ती इस देश से बाहर निकाल दें। अब भारत में जब सांप्रदायिकता का विकास देखते हैं, यहाँ से आपके आगे वाले आने वाले जो कारक हैं, वो सारे क्लियर हो जाएँगे। तो भारत में यदि आप देखते हैं अगर इतिहास में जाकर, तो आप देखते हैं कि प्राचीन काल से भारत में हमेशा विविधता रही है। एक ही धर्म के अंतर्गत इतने सारे पंथ हैं, फिर बहुत सारे धर्म यहाँ पर आए, पर भारत की संस्कृति ऐसी रही, सहिष्णुता रही, दूसरों को हमने स्वीकृति दी और सभी मिल-जुल कर आपस में प्रेम से रह रहे थे। तो जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जो हमने अब ध्यान कीजिए, वो जो विविधता में क्वेश्चन पढ़ा था, वो क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि विविधता का है और वही क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का है। वैसे उन्होंने वो प्रश्न पूछा था सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में। तो हम देखते हैं कि भारत में हाँ जी, फिर से ब्रेक मिलेगा, ये टॉपिक खत्म होगा सांप्रदायिकता का, आपको ब्रेक मिलेगा। एग्ज़ैक्ट मैं नहीं कह सकता कि मैं 7:15 या 7:30 पे दे दूँगा। जब ये टॉपिक खत्म होगा, 15-20 मिनट और लगेंगे, वो करते ही मैं आपको दे दूँगा। ब्रेक से ज़्यादा ध्यान क्लास में सुनने पर आप देंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अशोक के, अकबर के, है ना? तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ, प्रेम के साथ आपस में रह रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, पूरी शांति स्थापना है। कुछ ऐसे भी हैं आपके सांप्रदायिक शासक जिनके भी आपको उदाहरण पता है, जैसे औरंगज़ेब की बात कर लें उदाहरण के लिए, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत आपको कुछ-कुछ समय पर, कुछ-कुछ काल में आपको सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न होती हुई दिखती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि सभी लोग प्रेम भावना के साथ एक साथ रह रहे थे, सभी के मौलिक हित समान थे। अगर भारत में है तो अब मान लीजिए, अगर आप सोच कर देखें, जो भी व्यक्ति हैं, सभी को क्या चाहिए कि सभी को शिक्षा बेहतर हो, राष्ट्र का विकास हो, स्वास्थ्य के अच्छे अवसर हों, बेरोज़गारी ना हो, गरीबी ना हो, यही है सभी के मौलिक हित। तो सभी को ये चाहिए और इसीलिए आप साथ मिलकर एक साथ रह रहे हैं। और दूसरा हमने क्या कहा था कि भारत की जो संस्कृति है, उसमें आकर सब कुछ मिल जाता है। जो हमने बोला था, भारत एक मेल्टिंग पॉट जैसा है। तो अगर आप देखें कि भारत में जैसे इस्लाम आया, तो भारत में जो इस्लाम की अभिव्यक्ति है, उसकी यदि आप तुलना करेंगे किसी और क्षेत्र से, तो बहुत अलग है। क्योंकि भारत में आए और भारत के साथ आपके सांस्कृतिक लक्षण मिल गए, जो भारत की संस्कृति थी, क्योंकि भारत में अब केवल एक धर्म तो था नहीं, वो तो हमारी मान्यता है कि केवल हिंदू धर्म था, क्योंकि शायद हम जनजातियों को भूल जाते हैं यहाँ तो अलग-अलग थी, तो उस संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ और एक अलग नई संस्कृति बन गई। तो दोनों पर प्रभाव पड़ा और मिल-जुल कर सब कुछ अच्छा रह रहा था। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद आए अंग्रेज। अब पहली बार जब आपकी 1857 की क्रांति हो रही है, तब अंग्रेज देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर साथ आ रहे हैं और इनने आंदोलन किया है, जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ी चुनौती मिली और घबरा गए कि अगर ये साथ मिलकर रहेंगे तो बहुत आसानी से ये हमें बाहर कर देंगे। तो वहाँ से आई अंग्रेजों की फूट करो और राज करो की नीति। वो पहले से ही अंग्रेज तो चलाते आ रहे थे, तो उन्होंने भारत में लगाया कि बहुत आसान है। भारत में इतनी विविधता है कि इनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत आसानी से बाँट सकते हैं। फिर उनने धीरे-धीरे, जिसे कहते हैं अपीज़मेंट या तुष्टीकरण की राजनीति अपनानी शुरू की, कि आप हमारे साथ मिल जाएँ, आपके लिए बेहतर करेंगे, आपके लिए रिज़र्वेशन करेंगे। फिर आप देख रहे हैं ना धीरे-धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया। तो धीरे-धीरे ब्रिटिशर्स के साथ आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का विकास भारत में हो रहा है। उससे पहले हाँ, ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता नहीं थी। उस समय पर भी आपको कुछ दिखता था, पर वो राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, सामाजिक स्तर पर नहीं है। है ना?
कि राजनीतिक स्तर पर हो रहा है कि कोई किंग आया, कोई राजा आया और उसने सांप्रदायिकता फैलाई। तो राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, सामाजिक स्तर पर नहीं है। पर अंग्रेजों के साथ क्या है, धीरे-धीरे लोगों के मन में घृणा की भावना डाल दी। जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे जो आपका इतिहास है, उसको पूरा फिर आपने धर्म के उसमें दिखाया कि भारत का इतिहास कुछ नहीं पर धर्म को लेकर संघर्ष है। तो आपने हमेशा दोनों अंग्रेजों ने दोनों जो आपके पक्ष हैं, खास तौर पर आप देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे आपको हिंदू-मुस्लिम में दिखते हैं। तो जो दोनों धर्म के समुदाय के लोग हैं, उनके मन में घृणा की भावना डाली और हिंसा धीरे-धीरे वहां से बढ़ रही है। और अंततः आप देखते हैं कि पार्टीशन के समय पर 1947 किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे बहुत अधिक भड़क गए। तो उस स्तर के सांप्रदायिक दंगे तो हमें नहीं देखने को मिलते पार्टीशन के समय वाले जो आपका आज तक उतने बड़े तो नहीं दिखते, पर फिर भी आप देखते हैं कि कुछ-कुछ समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो सांप्रदायिकता है, इसको बढ़ावा देने वाले कारक क्या-क्या हैं? ऐतिहासिक रूप से हम समझ गए। तो एक सबसे पहले तो आ जाएगा कि ऐतिहासिक आपके कारक हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने किया कम्युनल अवार्ड लाके, सेपरेट इलेक्टोरेट लाके। लेकिन उसके बाद क्या है कि अब पार्टीशन हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ अलग-अलग, आज़ादी मिली, उस समय पर पार्टीशन हुआ, तब आप देखते हैं कि दंगे हुए। अब होता क्या है, अब आप एक सिंपल सोच लें क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम कर रहा है। अब कभी भी दंगे हुए, तो दंगे में आम आदमी प्रभावित हो रहा है ना? आपका कोई राजनेता प्रभावित नहीं होता। आपके जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, एक्टर हैं, है ना? आपके जो बोलते हैं 24 घंटे या आपके जो न्यूज़ चैनल वाले एंकर हैं, जो आधे दिन क्या बल्कि पूरे दिन हिंदू-मुस्लिम इत्यादि करते हैं, ना तो उन पे कोई प्रभाव पड़ता, ना उनके बच्चों पे कोई प्रभाव पड़ता। ना जो आपके राजनेता हैं, जो 24 घंटे यही बात करते हैं, उन पे कोई प्रभाव पड़ता। प्रभावित कौन होता है? आम आदमी। और आम आदमी में भी खास तौर पर गरीब व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय इत्यादि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। अब होता क्या है कि जब भी दंगे हो रहे हैं तो लोग तो मर रहे हैं, लोगों को हानि पहुंच रही है। किसी का घर जला दिया, किसी के पिता को मार दिया, किसी के अ, माँ की हत्या कर दी गई इत्यादि। तो लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब होता क्या है कि लोग जब प्रभावित हो रहे हैं इन दंगों से, तो कहीं न कहीं उनको नहीं पता कि कोई राजनेता है या कोई ये मीडिया चैनल है जिसने झूठ फैलाकर ये दंगे करवा दिए, उनको नहीं पता। और अगर पता भी हो तो उनको तो ये दिख रहा है कि अंततः मेरे साथ किसने परेशानी की, मेरे को किसने मारा या मेरा घर किसने जलाया, उनको उसमें दिखते हैं दूसरे धर्म के या दूसरे समुदाय के लोग। अब ये दंगे हुए, उसमें जो लोग प्रभावित होते हैं वो कहीं न कहीं मन में तो रहेगा। अब जो पार्टीशन के समय पर जो ये राजनीतिक दंगे हुए, उसमें भी आप देखते हैं कि खास तौर पर आप देखते हैं कि वो प्रशासन के द्वारा कराए गए, ज़्यादातर दोनों जगह। क्योंकि लोग तो एक साथ प्रेम के साथ आराम से रह रहे थे। तो शुरुआत करने के लिए हमें कोई ना कोई पेट्रोल डालने वाला चाहिए, उसके बाद तो अपने आप बढ़ते चले जाएँगे। तो पहले प जिस पर भी प्रभाव पड़ा, अब उनके मन में तो कहीं न कहीं रहेगी। अब वो उनके बारे में कि भई पार्टीशन के समय पर हमें ये अब जैसे आज की जो जनरेशन है, उनको नहीं पता क्योंकि तीसरी जनरेशन होगी पार्टीशन के बाद। कहीं उनके दादा-दादी ने वो पार्टीशन के समय पर जो दंगे हुए वो देखे होंगे। उनने अपने बच्चों को बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ था। वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में तो रहता है कि अच्छा इस प्रकार से किया गया, तो वहाँ से घृणा की भावना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो दंगे हो रहे हैं, उसके बाद अ, प्रशासन का, सरकार का काम है कि लोगों को वापस सारी व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो लोग हानि, क्षति जिनको पहुँची है, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको अ, घर दिया जाए, उनको रहने के लिए उनको उनकी व्यवस्था वापस ठीक की जाए। और वो यदि अगर समय पर नहीं होगा, जो दंगा पीड़ित हैं, राइट विक्टिम्स जिनको कहते हैं, उनको अगर ये सब नहीं मिलेगा समय से, तो फिर उनके मन में यही घृणा रहेगी कि हम इतने समय से कैंप में रह रहे हैं। अब जैसे हरियाणा के नूह में और फिर आस-पास के क्षेत्रों में फरीदाबाद, पलवल, गुड़गाँव सभी क्षेत्रों में अभी कुछ समय पहले सांप्रदायिक दंगे हुए। अब उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया? उसके बाद प्रशासन ने भी अपना बुलडोज़र कार्यक्रम चलाया, है ना? कुछ समय तक।
जब तक रोक नहीं लगा दी गई कोर्ट के द्वारा उस पर, बिना किसी तथ्यों के, और करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें होगा कि कुछ हो सकता है कि ठीक है, कुछ लोग हों जिनने दंगा किया है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका उससे कोई मतलब नहीं था। अब होगा क्या कि अगर समय से वापस नहीं किया जाए, अब जो लोग छोड़कर चले गए, जिनके घर तोड़ दिए गए या तो दंगों में या सरकार के द्वारा, कहीं न कहीं उनके मन में घृणा भाव तो रहेगा, और उनको अपना दुश्मन कौन दिखेगा? दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के लोग। तो ये जो है ये ऐतिहासिक अ, रूप से जब ये हुए, क्योंकि अभी भी आप बात करते हैं, किसी से भी बात करें, जिनके परिवार जो पार्टीशन के समय पर दंगे हुए, और उसमें अ, जो भी शामिल थे या जो भी प्रभावित हुए, आज तक वो उसकी बात कर देंगे, उसका ज़िक्र ज़रूर कर देंगे। किस लिए? क्योंकि वो मन में कहीं न कहीं बैठ गया। तो ध्यान रखेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक घटना है, मानसिक घटना है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो रही है। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, पर उनको भड़काया जाता है। आराम से रह रहे हैं, पर फिर उनको भड़काया जाता है। मीडिया दंगों में इन्वॉल्व नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं कि भड़काए जा सकते हैं। अब जैसे अ, मणिपुर वाला इंसिडेंट है, तो उसमें सोशल मीडिया पर क्या किया गया कि वो फ़ोटो कोई शेयर की गई पुरानी। इसी प्रकार से अभी सोशल मीडिया देखें, जो आपके न्यू वायलेंस के टाइम पर हुआ, दिल्ली में देखें, तो कहीं न कहीं उनका रोल है। और दूसरा क्या है कि मीडिया अगर 24 घंटे यही बात करेगी कि ये 2 संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक समुदाय के लोग देश छोड़ें या फिर उनको खत्म कर दिया जाए हिंसा करके। यही सब बताया जाता है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के मन में क्या भावना पैदा होगी? या आम जन नागरिक है, उनके मन में क्या भावना होगी? ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग सिविल सर्विसेज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं भड़का सकते, आप लोगों को नहीं हिंसा पर उतारू कर सकते, या फिर आपकी विचारधारा नहीं बदल सकते, क्योंकि आप समझदार हैं। पर एक आम जन नागरिक, उसकी समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो वहाँ मीडिया की भूमिका आ जाती है, आगे उस पर भी आएगी। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप देखें, तो जो आपके राजनेता और जो आपके दल हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा दहशत की राजनीति, कि आपका धर्म खतरे में है, आपका समुदाय खतरे में है, दूसरे समुदाय के लोग यदि पावर में आ गए तो आपको खत्म कर देंगे। अंततः करना उनको यही है कि वोट हमें दें, इसलिए वोट हमें दें। लाइन कहीं से भी शुरू हो, आखिरी में ये आएगा कि इसलिए वोट हमें दें। माँगनी उनको वोट ही है। बनाए रखनी उन्हें अपनी राजनीतिक स्तर पर पैठ ही है। उनको अपनी सरकार चाहिए और कुछ नहीं है। तो उसके लिए लोगों के मन में दहशत पैदा करना कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ है और ऐसा हो जाएगा। लोगों में असुरक्षा की भावना, एक तो होता है कि पैदा किए जाना, और दूसरा क्या होता है कि खुद से भी है, क्योंकि खास तौर पर जो अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटीज़ होंगे, उनके मन में असुरक्षा की भावना रहेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, आम तौर पर आप पाएँगे कि किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि कहीं पर कोई भी माइनॉरिटी हो सकती है, तो वो कोशिश करेंगे कि एक ही साथ एक क्षेत्र में रहें, आस-पास रहें, साथ-साथ रहें। क्यों? क्योंकि एक असुरक्षा की भावना उनके मन में रहती है। फिर भ्रांति फैलाना, अब ये भ्रांति जो है वो किसी के द्वारा भी फैलाई जा सकती है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई रिलीजियस लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति कर सकता है, उनके द्वारा भ्रांति फैलाए जाना, जिससे मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप वो होंगे, क्योंकि आप तथ्य नहीं देखेंगे, आप कहेंगे कि जैसे अब भारत में बहुत आम तौर पर आपको देखने को मिल जाता है कि अगर इसी दर से एक समुदाय की पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो दूसरे समुदाय की पॉपुलेशन है, उसको क्रॉस कर देगी, और जब उनने ये क्रॉस किया, उसके बाद फिर वो आपका विनाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। अब आपको पता है, आप समझ सकते हैं, है ना? कि तथ्यों में आधारित नहीं है। भारत का इतना फर्टिलिटी रेट ही नहीं है कि एक दूसरे, या ना किसी समुदाय विशेष का इतना प्रजनन दर है कि वो एक दूसरे को सरपास कर दे। जो जैसा है वैसा ही चल रहा है, बना हुआ है। लेकिन एक आम आदमी को, जो जागरूक नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उसको भ्रमित करना बहुत आसान है। फिर वैश्वीकरण और व्यक्तिवाद। अब सिंपल सी बात ये है कि हमने कहा कि वैश्वीकरण और शहरीकरण के कारण, जैसे उदाहरण के लिए आप शहर में आ गए। हमने कहा कि शहर में आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन है, अलगाववाद है, और लोग अपने तक ही केवल सीमित रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? ऐसे में जो आपके अंदर असुरक्षा की भावना है,
वो कैसे मजबूत होगी? उस असुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए आप लेंगे धर्म का सहारा। क्योंकि या तो आप अपने क्षेत्र के लोगों का सहारा लेंगे कि अच्छा यहाँ पर मेरे क्षेत्र के लोग रहते हैं या ये मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उस पे आप अपना सहारा ढूँढेंगे या फिर ये मेरे धर्म के लोग हैं, ये मेरे भाषाई आधार के लोग हैं। तो कहीं न कहीं वो जो असुरक्षा की भावना है, उससे बचने के लिए आप धर्म में धर्म का सहारा लेंगे और कहीं न कहीं उससे जो सांप्रदायिकता है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हुए जब आप आर्थिक स्तर पर देखिए तो आर्थिक असुरक्षा, अब इसमें भी आप ये देखें कि एक तो आर्थिक असुरक्षा खुद से हो कि ठीक है मेरा काम नहीं चल रहा, दूसरा क्या है कि आप में आर्थिक असुरक्षा पैदा की जाए कि एक हिंदू की दुकान है, एक मुस्लिम की दुकान है, दोनों एक ही वस्तु बेच रहे हैं या एक ही सेवा प्रदान कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है दोनों का, दोनों में आपस में ठीक बात है प्रतिस्पर्धा होगी पर वो आर्थिक रूप से है क्योंकि दोनों का व्यापार है, दोनों का काम है वो करना। अब उस आर्थिक प्रतिस्पर्धा को धीरे धीरे सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा में वो करना, आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करना। और आपने ये देखा है कि ये असुरक्षा की भावना पैदा करना भी जो कुछ समय पहले उत्तराखंड में हुआ कि एक क्षेत्र है वहां पर बहुत समय से सभी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, फिर एक संप्रदाय के लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई कि जो दूसरा समुदाय है वो आपको खत्म कर देगा, वो आपके खिलाफ हिंसा करेगा और फिर वो अपने बहुत वर्षों से रह रहे हैं, वहाँ पर उनके बिज़नेस सब कुछ स्थापित है, व्यापार चल रहे हैं, वो सब छोड़-छाड़ कर फिर वो वहाँ से निकल लिए। तो ये आम तौर पर किसी के द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक दल हो, चाहे कोई आपका धार्मिक दल हो। उसके बाद एक आपको बात ध्यान रखनी है, इस पर प्रश्न भी पूछा गया है कि यदि गरीबी है या फिर आर्थिक रूप से कोई प्रबल नहीं है, तो वहाँ पर सांप्रदायिकता के चांसेस बढ़ेंगे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोगों को पैसा देके आप करवाएँगे, क्योंकि एक ये भी अवधारणा है कि लोगों को पैसा देकर ये अ करवाते हैं कि पत्थरबाज़ी करवा रहे हैं इत्यादि। उसका मतलब ये है कि जहाँ पर गरीबी होगी, बेरोज़गारी होगी, उससे क्या होगा कि लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है और उनको भ्रमित करना बहुत आसान है कि ये दूसरे लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो आपकी नौकरी खा गए। दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जिसके वजह से आपके पास रोज़गार नहीं है। वो उसको ये नहीं बताएँगे कि आप पढ़ते-लिखते नहीं हैं, सारे दिन पड़े रहते हैं फ़ोन के आगे, इसलिए आपके पास रोज़गार नहीं है। ये कहेंगे कि दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनने आपका रोज़गार खत्म कर दिया। अब गरीबी है तो आप सीधा-सीधा सोच सकते हैं कि जागरूकता के स्तर कम है, शिक्षा का स्तर कम है, तो उनको भ्रमित करना और उनको हिंसक बनाना आसान है। तो यदि आपके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, गरीब ज़्यादा होंगे, तो सांप्रदायिकता फैलाना बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ-साथ आप प्रवासन का उदाहरण ले लें कि लोग एक क्षेत्र है, वहाँ पर संसाधन सीमित है, दूसरे क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, प्रवासन हो रहा है, तो कहेंगे कि ये जो बाहर के लोग हैं, आमतौर पर क्या अवधारणा है? क्योंकि कल-परसों की भी क्लास में शायद प्रवासन के साथ किसी ने लिखा था कि प्रवासन होगा तो आर्थिक अपराध बढ़ेंगे और उन्हें आर्थिक नहीं, उन्होंने लिखा था अपराध बढ़ेंगे, पता नहीं किसने लिखा था। तो ये भी एक भ्रांति है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, एक तो वो आपकी नौकरी खा रहे हैं, जो यूएसए में भ्रांति फैलाई गई एक समय पर। और दूसरा साथ ही साथ कि कुछ भी अगर अपराध बढ़ रहा है, तो ये जो बाहर से आए हैं प्रवासी, ये फैला रहे हैं। क्योंकि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी, जब दूसरा है जिस किसी और के ऊपर आप डाल सकते हो। आपको पता है अल्पसंख्यक हैं, आराम से भगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आम तौर पर गरीब आदमी ही प्रवासन कर रहा है, कोई आर्थिक रूप से प्रबल आदमी तो कर नहीं रहा। इससे राजनेता को ये फ़ायदा होता है क्योंकि समाज अगर अलग-अलग रहेगा, एक तो देखिए आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए मुद्दा दे दिया। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे कि रोज़गार की समस्या क्यों है भारत में? भुखमरी में हमारे स्थान इतना खराब क्यों है? इतनी गरीबी क्यों है भारत में? हमारी शिक्षा का स्तर इतना बकवास क्यों है? फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा? फिर आपका ध्यान जाएगा असली मुद्दों की ओर कि भई आपने तो ये-ये वादे किए थे, आपने पूरे नहीं किए। तो एक तो इससे क्या है कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको, ज़बरदस्ती का कोई नया मुद्दा बनाकर दे दिया, ताकि जो असली मुद्दे हैं, वो सामने ना आएँ। क्योंकि असली मुद्दे सामने आएँगे, तो कोई भी सरकार है, मैं किसी एक सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार है, कोई भी राजनीतिक दल है, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर असली जो चुनावी मुद्दे हैं या असली जो मुद्दे हैं हमारे राष्ट्र के, अगर उन पर चुनाव हो जाए, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं बचेगा, खास बात है। उसके लिए दूसरा क्या है कि अगर आप फूट डाल दोगे, आप बाँट दोगे, उनको आपस में तोड़ दोगे,
तो आप एक पक्ष को वोट बैंक में कन्वर्ट कर लोगे बहुत आसानी से, तुष्टीकरण करके उनका, है ना? और तुष्टीकरण में भी ध्यान रखेंगे जब पार्लियामेंट में हम बात जब सॉरी पार्लियामेंट कह रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट में तो हमें क्यों बुलाएँगे? तो राजनीतिक जब कारकों की बात करेंगे, तो तब मैं वहाँ पर एक शब्द है तुष्टीकरण की राजनीति। तो वो इधर से आप जोड़कर सोच लीजिए कि तुष्टीकरण करना, क्योंकि जब आपने उन दोनों को अलग-अलग कर दिया, फिर आप एक को अपना वोट बैंक बना लेंगे। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सभी एक चीज़ है। अलग-अलग लिख सकते हैं क्योंकि इनका मीनिंग अलग-अलग है, पर ये एक साथ चलते हैं। क्योंकि आप तुष्टीकरण किस लिए कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए, है ना? अब तुष्टीकरण में ध्यान रखेंगे कि आम तौर पर तुष्टीकरण को समझा जाता है भारत में, जिसको प्रचलन में लाया गया शब्द को वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट, यानी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण। इस स्टेटमेंट को काफ़ी इस शब्द को काफ़ी महत्व दिया गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, उनका तुष्टीकरण कर रही हैं राजनीतिक दल। पर ध्यान रखेंगे कि एक सिंपल सा आइडिया है, आप सोच कर देखिए लॉजिकली कि डेमोक्रेसी में किसके तुष्टीकरण का फ़ायदा होगा? डेमोक्रेसी में हमेशा उसके तुष्टीकरण का फ़ायदा होगा, जिनके पास ज़्यादा वोट है, मतलब बहुसंख्यक। तो ऐसा नहीं है कि जो अपीज़मेंट है, वो केवल अल्पसंख्यकों की है। अपीज़मेंट बहुसंख्यकों की भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमेशा वही फ़ायदा देंगे। अभी जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र नहीं है, उनमें भी ये समस्याएँ हैं। आप उदाहरण दें, क्योंकि बहुत कम राष्ट्र हैं, जहाँ पर अब लोकतंत्र नहीं है। एक चीज़, ठीक है। रशिया में रशिया में आप ये नहीं कह सकते। देखिए, सबका जो लोकतंत्र है, सबकी जो डेमोक्रेसी है, सबका जो लोकतंत्र है, अलग-अलग तरीके से काम करता है, ठीक है? तो सबके वो अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो केवल भारत की तर्ज पर चल रहा है, वही केवल लोकतंत्र है, वही केवल लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वोटिंग हो रही है, लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, ठीक है। पर अफ़गानिस्तान में आपको सांप्रदायिक दंगे नहीं मिलेंगे। चलिए, ठीक है, आप कोई नहीं, सोच लीजिएगा। अभी हम बहुत सारे कारकों की चर्चा कर रहे हैं, केवल एक कारक है। क्योंकि ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लेकिन अन्य कारकों का क्या? अन्य कारक तो हो सकते हैं, अन्य कारक तो हो ही सकते हैं ना, तो अन्य कारक अ, ब उसके पीछे हो सकते हैं। तो हर जगह हमेशा अलग-अलग कारक वहाँ पर रीज़न बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, गरीबी ज़्यादा होगी, तो सांप्रदायिक दंगे आसानी से होंगे, क्योंकि लोगों को बहुत आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। अब आए राजनीतिक पे, जिसको हमने कहा कि जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब जैसे उदाहरण के लिए अब हरियाणा में अगर आप देखें, तो इतने वर्षों में कभी नहीं हुए, कभी आपके या प इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। और सांप्रदायिक दंगों के बाद भी आप देख रहे हैं कि वापस शांति स्थापना हो गई, एकदम से। इसका मतलब क्या है कि उसको केवल भड़काया गया है कुछ समय के लिए, उसके द्वारा उसको भड़काया गया है, और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, है ना? सत्ता की लोलुपता एवं तुच्छ राजनीति समझ सकते हैं, भड़काऊ भाषण देकर लोगों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, पड़ोसी दुश्मन राज्य संस्थाओं द्वारा प्रेरित करना, कि जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। तो जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ आप उसको सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिकता को मूल में रखता है। न्याय में देरी, कि जो पहले आपको कहा कि दंगे में कोई पीड़ित हुए और उनको दंगे में पीड़ित हुए, उनको समय पर न्याय ना मिलना, जस्टिस ना मिलना, उससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमने पीछे देख लिया। इसी के साथ आप जोड़ लेना अपनी ये जो तुच्छ राजनीति है, इसके साथ तुष्टीकरण की राजनीति भी आप जोड़ लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर।
या अपीजमेंट पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में भी लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखेंगे कि तुष्टीकरण किसी का भी हो सकता है। तुष्टीकरण मतलब उनको खुश करने का प्रयास करना, कि आपको हम रिज़र्वेशन दे देंगे, आप लोगों के लिए अलग फंड बना देंगे इत्यादि। वो किसी भी प्रकार से उनका तुष्टीकरण किया जा सकता है, उनको खुश रखने के लिए। आपका धर्म खतरे में, आपके धर्म को हम बचा देंगे, वो क्या है? तुष्टीकरण है। ठीक है। सामाजिक में आए तो सामाजिक में हमने बात की थी कि जो धर्म है, रिलीजन है, उसका कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है। तो इस कमर्शियलाइज़ेशन के कारण जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनमें एक होड़ लग गई है। होड़ लग गई है कि अपना धर्म ज़्यादा प्रमोट करें। क्योंकि धर्म से अब आपको दिख रहा है कि सीधा-सीधा आर्थिक लाभ हो सकता है और कहीं न कहीं एक होड़ लगी है, जिसके कारण वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक पुनरुत्थानवाद, जो हमने पीछे बात की थी कि ग्लोबलाइज़ेशन को लेकर प्रतिक्रिया होगी या फिर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही है और धार्मिक पुनरुत्थानवाद हो रहा है और ये जो विभिन्न समुदाय हैं, वो और धार्मिक समुदाय, वो कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म ऊपर हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि आम तौर पर आजकल रील्स देखें जो धर्म से जुड़ी, उसमें कहेंगे कि ये हमारे धर्म का एक रीति-रिवाज है, ये धर्म का हमारे का एक रीति-रिवाज है और ये देखिए कितना साइंटिफिक है। फिर साथ ही साथ दूसरे धर्म का कोई रिवाज दिखाएँगे, कोई चीज़ दिखाएँगे, कहेंगे कितनी अनसाइंटिफिक है, कितनी रूढ़िवादी है। उस धर्म में ये समस्या है कि वहाँ पर किसी को स्वतंत्रता नहीं है और हमारा धर्म देखिए कितना स्वतंत्र है इत्यादि। तो अपना धर्म को बेहतर दिखाने की कोशिश और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश। अब इसमें होता क्या है कि शुरुआत किसी के द्वारा की जाती है, पर जो लोग हैं, उनकी उतनी समझ नहीं है। वो आसानी से इन चक्रों में पड़ते हैं और वो खुद फिर करने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई केवल एक राजनीतिक संगठन अपने और या धार्मिक संगठन अपने आईटी सेल बनाकर कर रहे हैं, नहीं। अंततः लोग भी करते हैं। आपके पास आता है तो आप भी बिना तथ्य देखे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी 10-12 ग्रुप्स में जिसमें 100-100 मेंबर है ना? ऐसे ही करते हैं। तो अंततः लोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उतनी समझ नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है। फिर बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या सीधा संसाधनों पर प्रभाव डालेगी, गरीबी, रोजगार इत्यादि पर प्रभाव डालेगी, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया और सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका आपको उदाहरण दे दिए। शिक्षा के प्रसार में कमी, समझ सकते हैं शिक्षा नहीं तो जागरूकता नहीं, जागरूकता नहीं तो सांप्रदायिकता आसान। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठन, तो बहुत सारे संगठन हैं जो इस प्रकार से बढ़ावा देते हैं। अभी भी आपने देखा कि जैसे नूह में जो हिंसा हुई, उसमें भी विभिन्न आपके जो संगठन हैं, उन्हीं के कारण हुई। 1-2 व्यक्ति विशेष में जिनके नाम आए, अब मुझे याद नहीं है कौन से व्यक्ति थे वो, उनके भी नाम आए कि इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। फिर निर्जाति केंद्रवाद यानी एथनोसेंट्रिज्म जो मैंने दिया था, कि अपने आप को, और ये जो थोड़े मुश्किल शब्द हैं, इनको अगर आप एथनोसेंट्रिज्म हिंदी में लिखे आएँगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में लिखेंगे ना एथनोसेंट्रिज्म, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हैं। अपने समुदाय को दूसरे से बेहतर समझना और उसको प्रूव करने की, है ना, कोशिश करना। धर्म का गलत निरूपण करना, कि अपने धर्म का एक तो गलत निरूपण करना, साथ ही साथ दूसरे के धर्म का गलत निरूपण करना, उसकी गलत व्याख्या करना। कि अपने धर्म की गलत व्याख्या करना कि देखिए हमारे धर्म ये कहता है, जबकि वैसा नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरे के धर्म की गलत व्याख्या करना कि उनका धर्म देखिए कितना हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अब हम देखते हैं कि धीरे-धीरे शिक्षा का तो विस्तार बढ़ रहा है। धीरे-धीरे जो हम देख रहे हैं कि धर्म की प्रधानता कम हो रही है। धीरे-धीरे हम देखें लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। तो फिर भी ये निरंतर बना क्यों हुआ है? आज के दौर में क्यों? क्योंकि जब आपके पास सभी संसाधन हैं, सभी तरीके हैं, शिक्षा है, आप देख सकते हैं कि कौन आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्या सच है, क्या नहीं है। तो फिर आज के समय में क्यों निरंतरता बनी हुई है सांप्रदायिकता में? आज के समय में तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इतिहास गलत बता रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं साहब।
शिक्षा का स्तर बेहतर हो गया है, जागरूकता का स्तर बेहतर हो गया है, तो फिर क्यों फैल रहा है? तो उसमें आप देखें कि धार्मिक कट्टरता, लोगों में सहिष्णुता की कमी, जो हमारे मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है वो, राजनीतिक वोट बैंक एवं तुष्टीकरण की राजनीति, कि अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए तुष्टीकरण करके सांप्रदायिकता बनाए रखना, क्योंकि सांप्रदायिकता बनी रहेगी तो आपका वोट बैंक बना रहेगा। सिंपल सा आइडिया है। सामाजिक आर्थिक स्थिति यदि हम देखें तो अभी भी गरीबी है, निरक्षरता है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता आपकी बनी हुई है। अब केवल आपको ये करना है, आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता को फैलाने वाला केवल एक कारक नहीं है, हमने बहुत सारे आयामों में विभिन्न कारक देखे उदाहरणों के साथ। तो ध्यान रखना है कि विभिन्न कारक हैं और उसको आपको उसी प्रकार से अप्रोच करना है। उपाय क्या होंगे कि जो धार्मिक संगठन है, जो उन्माद फैला रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटें। मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, जो हमने बात की थी अकल्चरेशन की, कि एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, एक दूसरे के समुदाय के बारे में जानें। उससे क्या होगा कि उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ अलग नहीं है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि सब एक जैसे हैं, सब एक तरीके से जीवन व्यापन करते हैं, सभी का वही स्ट्रगल है जीवन में कि कैसे अ, अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करें, कैसे कुछ बचत करें, कैसे बच्चों की शिक्षा पर हम निवेश करें, सभी की प्रॉब्लम वही है। कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। केवल कुछ धार्मिक रीति-रिवाज, क्रियाकांड के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भिन्न हैं या हम बिल्कुल अलग हैं। सभी स्तरों पर लोगों का गैर सांप्रदायिकरण करना। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे एक तो हमने यही कह दिया कल्चरेशन, कि लोग आपस में एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जाने। यही भूमिका मीडिया निभा सकता है कि अगर कोई भी तथ्य है, जैसे आपने देखा है कि आजकल कुछ फैक्ट चेक करने वाले भी कुछ चैनल्स आ गए हैं, मीडिया चैनल्स आ गए हैं, मीडिया हाउसेस आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी गलत अगर इस प्रकार का तथ्य फैला रहा है, कोई भी गलत अगर इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो उसको फैक्ट चेक करना, उसका तथ्य चेक करना और बताना। उससे क्या होगा? उससे लोगों में भ्रांति नहीं फैलेगी। फिर राज्य का खुद का सांप्रदायिकरण रोकना, और जो आपका राजनीतिक स्तर पर जो लोग हैं, राजनीतिक वर्ग है, उनका सांप्रदायिकरण रोकना। अब इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, उन्हीं के द्वारा सांप्रदायिकता ज़्यादा फैलाई जा रही है, क्योंकि उनकी राजनीति के कारण। तो वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें आपको सोचना है कि इलेक्शन कमीशन का रोल आ जाए, उसमें आपको सोचना है कि जो आपका नागरिक समाज है, उसका रोल आ जाए, कि अगर आपके राजनेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो आपको क्यों सुनना है? आप बहिष्कार करें उनका। साथ ही साथ राज्य का, पूरे राज्य का, राज्य यहाँ पर स्टेट से मतलब है, स्टेट मतलब आपके नेशन से, ठीक है? कि उसका वो उसको हम सांप्रदायिकता की ओर ना धकेल दें, कि पूरा राज्य ही ऐसा करने लगे। क्योंकि देखिए, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। किसी एक धर्म को फेवर नहीं करता या किसी एक धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता, धर्म के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलता। वो अगला पॉइंट है हमारा, वो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कहीं इस प्रोसेस में जो राज्य है, वो तो सांप्रदायिक नहीं हो रहा, उसका तो सांप्रदायिकरण नहीं हो रहा। फिर नागरिक समाज रोकेगी, आपकी मूल्य उन्मुख शिक्षा रोकेगी, है ना? तो जो भी हमने प्रॉब्लम पढ़ी कि शांति समिति बनाएँ, सभी का रोल यदि हम एक साथ मिला देंगे, तो उससे आपको उपाय मिल जाएँगे। अब उपाय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, उपाय पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसको हम रोकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाएँगे कि किस कारण से ये सांप्रदायिकता फैल रही है, फिर उनको ठीक करने की बात करेंगे। क्योंकि हर सुझाव आपका एक इससे, क्योंकि ये सुझाव कोई बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं है। ये 5-7 आपको दे दिए उदाहरण के रूप में, लेकिन इससे अधिक सुझाव आपके हो सकते हैं। ठीक। तो ये था आपका सांप्रदायिकता के बारे में। अब जो हमने कहा कि राज्य का सांप्रदायिकरण ना हो, और जो हमारा प्रिएम्बल में एक फीचर है धर्मनिरपेक्षता, उस पर हम अगली चर्चा करेंगे। ये ऐसा पॉइंट, ये ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ रखा है, बार-बार पढ़ते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, वहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में सेक्युलरिज़्म पढ़ाया जाता है, पर फिर भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आपको दिखा दूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। पर उससे पहले
हम लोग लेते हैं अपना ब्रेक 10 मिनट का और 7:45 पर हम वापस अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 7:45